Hello guys, welcome back. So let's do today the packed exercises and the question answers of chapter 5, that is चिकित्सा का चक्कर from your Hindi textbook सुनहरी धूप. Let's revise the शब्दार्थ first. Page number 45. पहला शब्द है हट्टा कट्टा, means हृष्ट पुष्ट, healthy, solid. उंडेलना, पलटना, pouring. Refreshment, जलपान, this is English word only. सूक्ष्म, छोटे, small. गायब, लुप्त, disappear. इक्का, एक घोड़े की गाड़ी, you can say टोंगा. नुस्खा, कागज़ पर लिखी गई दवाई और उसकी सेवन विधि, means prescription given by the doctor. रफू चक्कर, गायब, disappeared. कतर ब्योंत करना, काट छांट करना, means trimming करना. बेजार, दुखी या नाराज, angry. गुफ्तगू, बातचीत, talk. शिफा, फ़ायदा, रोग से मुक्ति, means recovery from sickness. एहतियात, सावधानी, means precaution लेना. भड़क उठना, मचल जाना, means getting upset. आयकर, आमदनी का टैक्स, means income tax. प्रकोप, प्रबलता, means severeness. मंदाग्नि, पाचन शक्ति की दुर्बलता, means indigestion. प्रादुर्भाव, उत्पन्न होना, means outbreak. पिंड छूटा, means पीछा छूटना, getting rid of or to get rid of. बेबसी, विवशता या मजबूरी, means helplessness. शूल, दर्द, पेन. ऊपरी खेल, जादू टोना, means magic or you can say witchcraft. पायरिया, this is English word only, means दांतों की एक बीमारी. फिजूल, व्यर्थ, बेकार, यूजलेस. इसके आगे हैं मुहावरे. अक्ल घास चरने जाना, मीन्स उचित अनुचित का ज्ञान ना होना. घर पर मेला लगना, मीन्स लोगों की भीड़ इकट्ठी होना. रफू चक्कर होना, गायब हो जाना. तबीयत भड़क उठना, मीन्स प्रसन्नता से मन मचल उठना. कठिन शब्द फॉर श्रुतलेख, मीन्स फॉर डिक्टेशन. सो दिस यू कैन प्रैक्टिस योरसेल्फ. उसके आगे है पाठ बोध. इसके अंतर्गत हैं प्रश्न उत्तर. पहले हैं मौखिक प्रश्न. तो पहला प्रश्न है, लेखक की क्या इच्छा थी? उत्तर, लेखक की बीमार पड़ने की इच्छा थी. ख, बीमार पड़ने पर लेखक को क्या खाने को मिलता? उत्तर, बीमार पड़ने पर लेखक को हंटले के बिस्कुट, जिन्हें साधारण अवस्था में घरवाले खाने नहीं देते थे, खाने को मिलते. ग, लेखक ने भूख ना होने पर भी भोजन क्यों किया? उत्तर, लेखक की पत्नी को सिनेमा जाना था, उन्हें आने में देरी हो सकती थी, इसलिए लेखक ने भूख ना होने पर भी भोजन कर लिया. घ, लेखक ने पेट दर्द दूर करने के लिए सबसे पहले कौन सी दवाई ली? उत्तर, लेखक ने पेट दर्द
दूर करने के लिए सबसे पहले घर पर रखी अमृत धारा दवाई ली। अगला प्रश्न है, वैद्य जी की बातें सुनकर लेखक ने क्या मांगा? उत्तर, वैद्य जी की बातें सुनकर उनका अर्थ जानने के लिए लेखक ने आपटे का कोष मांगा। च, नानी लेखक के इलाज के लिए किसे बुलाना चाहती थीं? उत्तर, नानी लेखक के इलाज के लिए किसी ओझा को बुलाना चाहती थीं। इसके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। तो इसके अंतर्गत एक पाठांश, एक पद्यांश, गद्यांश दिया हुआ है, जिसको पढ़कर आपने आगे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये आपके पाठ में से ही अंश लिया गया है। तो आपने कहानी पढ़ी है, तो ये बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, यू कैन आंसर योरसेल्फ। एक बार मैं वैसे पढ़कर ओरली बता देती हूँ। जैसे पहला प्रश्न है, बीमार लेखक को देखने कौन आई थी? तो कौन आई थी, ये पहली पंक्ति में ही है इस गद्यांश की। आप कैसे लिखेंगे? बीमार लेखक को देखने उनकी नानी की मौसी आई थी। ख, उन्होंने लेखक की बीमारी का क्या कारण बताया? तो इसका उत्तर भी अगली पंक्ति में ही है इस गद्यांश की। तो उन्होंने क्या बताया, आप लिखेंगे, उन्होंने लेखक की बीमारी का कारण बताते हुए कहा कि यह कुछ ऊपरी खेल है, मीन्स जादू टोना। आप बस इतने लिखेंगे कि यह कुछ ऊपरी खेल है। ग, लेखक ने चुड़ैल को किससे बढ़कर बताया? तो इसका उत्तर आप इस गद्यांश की 5वीं पंक्ति में से पा सकते हैं। तो आप लिखेंगे कैसे? लेखक ने कहा कि डॉक्टर तो मेरी जान के पीछे लग ही गए हैं, क्या चुड़ैल उनसे भी बढ़कर है? तो दिस यू कैन राइट लाइक दैट। देन लास्ट जो क्वेश्चन है, लेखक की पत्नी ने उन्हें क्या समझाया? तो इसका उत्तर आप ये थर्ड लास्ट लाइन में से देख सकते हैं इसी गद्यांश की। तो आप लिखेंगे कैसे? लेखक की पत्नी ने उन्हें समझाया। आगे आप कोट कर सकते हैं एज इट इज़, जैसे पत्नी ने कहा यहाँ से कि तुम लोगों की बात क्यों नहीं मान लिया करते, कुछ हो या ना हो, इसमें तुम्हारा हर्ज ही क्या है? तो यहाँ तक आप एज इट इज़ कोट करते हुए भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद आगे है, उचित विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, तो स्टेटमेंट पढ़कर करेक्ट ऑप्शन पर आपने टिक लगाना है। तो पहली स्टेटमेंट है, दर्द से छटपटाते हुए लेखक की नींद कितने बजे खुली? तो आपने इसका एक्यूरेट आंसर देना है। वैसे आपको ध्यान से पाठ पढ़कर उत्तर देने हैं। तो मैंने टिक लगाए हैं यहाँ पर, रात के 3 बजे। तो ख है, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब कैसे तशरीफ लाए? तो इसका उत्तर है थर्ड ऑप्शन, इक्के पर। ग, किसके इलाज से लेखक की पीड़ा प्रातःकाल तक रफू चक्कर हो गई थी? तो इसका उत्तर है लास्ट ऑप्शन, डॉक्टर चूहानाथ कातर जी के इलाज से। और जो अंतिम इसका प्रश्न है, किसकी वेशभूषा से लेखक सबसे अधिक प्रभावित हुए? तो इसका ऑप्शन है सेकंड, हकीम साहब की। तो इसके आगे आप टिक लगाएंगे। तो इसके बाद है आगे लिखित प्रश्न। तो इसके अंतर्गत पहले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, लेखक अपने मित्रों और परिवार के लोगों की सहानुभूति का आनंद किस प्रकार लेना चाहते थे? उत्तर, लेखक बीमार पड़कर अपने मित्रों और परिवार के लोगों की सहानुभूति का आनंद लेना चाहते थे। उनके बीमार पड़ने पर जब उनके मित्र
रोनी सूरत बनाकर उनका हाल पूछने आते और परिवार वाले भी उन्हें हंटले के बिस्कुट खाने को देते, जो साधारण अवस्था में खाने को नहीं मिलते थे, तो उन्हें बहुत मज़ा आता। ख पेट दर्द आरंभ होने पर लेखक ने क्या घरेलू उपचार आरंभ किया? उत्तर, पेट दर्द आरंभ होने पर लेखक ने तुरंत अमृत धारा की एक बूंद पी ली। लाभ ना होने पर दोबारा दवा पी, तिबारा भी पी। इस प्रकार सुबह होते होते पूरी शीशी पी ली, पर दर्द में कुछ कमी ना होने पर डॉक्टर को घर बुलाना पड़ा। ग इस पाठ में लेखक ने कितने प्रकार की प्रचलित उपचार प्रणालियों का उल्लेख किया है? उत्तर, इस पाठ में लेखक ने अनेक प्रचलित उपचार प्रणालियों जैसे कि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी चिकित्सा, हकीम की चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा और ओझा द्वारा झाड़ पोंछ आदि का उल्लेख किया है। घ लेखक की तबीयत पूछने के लिए आने वाले लोग किस विषय की चर्चा करने लगते थे? उत्तर, लेखक की तबीयत पूछने के लिए आने वाले लोग किसी भी विषय पर चर्चा करने लगते थे, जैसे कि प्रसाद जी का अमुक नाटक रंगमंच की दृष्टि से कैसा है? राय कृष्णदास हफ्ते में 9 बार दाढ़ी क्यों बनाते हैं? लेखक को भी उनकी इस चर्चा में शामिल होना पड़ जाता था। अगला प्रश्न है, ऊपर से पान और सिगरेट की चपत अलग, भला दर्द में क्या कमी होती? वाक्य में निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस वाक्य द्वारा लेखक ने मरीज का हाल पूछने आने वाले उन लोगों पर व्यंग्य कसा है जो हाल पूछने के बहाने आकर किसी भी विषय पर चर्चा शुरू कर देते हैं। उन्हें मरीज की फिक्र कम और मित्र मंडली के साथ अपना समय बिताने की अधिक चिंता होती है। परिवार वालों को उनके चाय पानी का खर्च अलग से झेलना पड़ता है। इसके आगे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क लेखक ने ऐसा क्या खा लिया कि वे पेट दर्द से परेशान हो गए? उत्तर, लेखक की पत्नी को सिनेमा जाना था। उनके वापस आने में देरी हो सकती थी, इसलिए लेखक ने भूख ना होने पर भी 12 पूरियां, आधा पाव मलाई और 6 बड़े रसगुल्ले खा लिए थे, जिस कारण वे पेट दर्द से परेशान हो गए। ख लेखक को देखने के लिए आने वाले लोगों ने इलाज के क्या क्या नुस्खे सुझाए? उत्तर, लेखक को देखने आने वाले लोग
अपने अपने नुस्खे भी बताकर जाते थे। कोई आकर कहता कि हींग पिला दो, कोई कहता कि चूना खिला दो। खाने के लिए सिवा जूते के कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं रह गई थी जिसे लोगों ने ना बताया हो। ग, वे यथा नाम तथा गुण वाले व्यक्ति थे। यह किनके विषय में कहा गया है? उनकी दवाई से लेखक को क्या फ़ायदा हुआ? उत्तर, यह डॉक्टर चूहानाथ कातर जी के विषय में कहा गया है। उन्होंने आकर लेखक को पहले एक इंजेक्शन लगाया, फिर एक पर्चे पर दवा लिखकर उसे मंगवाने के लिए कहा। उनकी दवा से लेखक के दर्द में कमी आई। दूसरे दिन प्रातःकाल पीड़ा रफू चक्कर हो गई थी। घ, डॉक्टर साहब ने जिन भयंकर मर्जों का नाम लिया था उनका स्वरूप मेरी रोती हुई आँखों के सामने नृत्य करने लगा। तो इसके आगे दो प्रश्न दिए गए हैं। पहला है, यह वाक्य किसने किस संदर्भ में कहा? और दूसरा है, लेखक की घबराहट का कारण क्या था? उत्तर, तो पहले प्रश्न का उत्तर है, यह वाक्य लेखक ने कहा। डॉक्टर चूहानाथ कातर की दवा लेते अभी 1 सप्ताह भी ना हुआ था कि एकाएक रात के 2 बजे लेखक पर दर्द ने फिर धावा बोल दिया। अपनी कड़वी दवा को जारी रखने या छोड़ देने के विषय में पूछने के लिए लेखक जब डॉक्टर चूहानाथ जी के पास गए तो उन्होंने ऐसे ऐसे भयंकर मर्जों के नाम गिनाए जो लेखक ने पहली बार सुने थे। अब दर्द के फिर से उठने पर लेखक घबरा गए कि कहीं उन भयंकर मर्जों में से ही किसी ने उन पर हमला ना बोल दिया हो। और दूसरा प्रश्न का उत्तर है, डॉक्टर चूहानाथ कातर जी ने लेखक के सामने ऐसे ऐसे भयंकर रोगों के नाम लिए थे जो लेखक ने पहली बार सुने थे। अब एकाएक फिर से दर्द उठने पर लेखक घबरा गए कि कहीं उन भयंकर रोगों में से ही किसी ने उन पर हमला ना बोल दिया हो। अगला प्रश्न है, अंत में आए डॉक्टर साहब की हंसी सुनकर लेखक चकित क्यों हुए? उन्होंने क्या इलाज बताया? उत्तर, अंत में आए डॉक्टर साहब जब लेखक का मुंह देखकर जोर से हंसे तो लेखक चकित रह गए, क्योंकि ऐसी हंसी तो केवल कवि सम्मेलन में बेढंगी कविता पढ़ने पर सुनाई देती है। उन डॉक्टर साहब ने बताया कि लेखक को पायरिया है, उसी का जहर पेट में जाकर सारा फसाद पैदा कर रहा है। इसके इलाज के लिए उन्होंने लेखक को किसी दंत चिकित्सक के पास जाकर सारे दांत निकलवाने की सलाह दी। च, लेखक की श्रीमती जी कंजूस नहीं बुद्धिमती थी। पाठ के संदर्भ में इस कथन की सार्थकता प्रमाणित कीजिए। उत्तर,
लेखक की श्रीमती जी कंजूस ना थीं। लेखक के बीमार पड़ने पर अलग अलग डॉक्टरों के इलाज में व लेखक का हाल पूछने आने वाले परिजनों की चाय पानी पर उन्होंने अब तक बेरोक टोक खर्च किया था। पर जब अंत में आए डॉक्टर साहब ने लेखक को पायरिया होने की बात कहकर उन्हें सारे दांत उखड़वाने की सलाह दी, तो पत्नी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि किसी के कुछ भी कहने पर वह सब करना फिजूल है। वे खाना ठीक ढंग से खाएंगे तो 15 दिन में ही ठीक हो जाएंगे। उनकी यह बात सही भी थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लेखक की श्रीमती जी कंजूस नहीं बुद्धिमती थी। अंतिम प्रश्न है, आज का जीवन साधन संपन्न है फिर भी लोग तनावग्रस्त क्यों हैं? तनावग्रस्त मीन्स अंडर स्ट्रेस। उत्तर, आज का जीवन साधन संपन्न है फिर भी लोग तनावग्रस्त इसलिए हैं क्योंकि अधिक सुख सुविधाओं ने मनुष्य को आलसी बना दिया है। अब सब काम मशीनों से होने के कारण मनुष्य कोई शारीरिक श्रम भी नहीं कर पाता। ऊपर से खाना भी ऐसा खाता है जिसे बनाने में मेहनत कम पर स्वाद अधिक हो। अपनी इस प्रकार की जीवन शैली के कारण वह अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। यही उसके तनावग्रस्त होने का मुख्य कारण है। तो इसके बाद है आगे व्याकरण बोध। तो इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न है वह पढ़ते हैं। यह है शब्द और पद में अंतर। तो शब्द हम यहाँ से पढ़ते हैं। पहले शब्द क्या होते हैं? वर्णों के स्वतंत्र सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जिसको इंग्लिश में वर्ड कहते हैं। जैसे आदमी, चिकित्सा, सरकारी, रसगुल्ला आदि। तो ये सब शब्द हैं। ये स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, सार्थक मतलब मीनिंगफुल हैं। और पद क्या है? स्वतंत्र सार्थक शब्दों का जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उन पर लिंग, वचन, क्रिया का प्रभाव पड़ता है। इससे वे पद कहलाने लगते हैं। जैसे बाग बाजार के रसगुल्ले आकार में बहुत बड़े थे। तो इस वाक्य में रसगुल्ले शब्द ना रहकर पद बन गया है। तो जो रसगुल्ला ऊपर अभी शब्द जब इंडिपेंडेंट था तो रसगुल्ला हमने लिखा उसको, और जब वाक्य में प्रयोग किया तो लिंग वचन के कारण और क्रिया उसके कारण, कभी लिंग के कारण, कभी वचन के कारण, कभी क्रिया के कारण, कभी कारक के कारण उसके रूप में अंतर हो जाता है। व्याकरण के मतलब जो रूल्स हैं जो वो उसके कारण वो बंध जाता है, उसका रूप बदल जाता है व्याकरण के नियमों के कारण। उसको फॉलो करना पड़ता है। तो इसलिए वह शब्द न कहलाकर पद कहलाता है जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है। तो अब आगे फिर से उन्होंने शब्द और पद में अंतर डिफरेंस बताया है। जब शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है, जो इंडिपेंडेंट वर्ड था, ऊपर हमने जैसे पढ़े आदमी, चिकित्सा आदि, ये इंडिपेंडेंट वर्ड्स थे। पर जब इनका प्रयोग वाक्य में होता है तब वह शब्द स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि व्याकरण के नियमों, और वो कौन से नियम हैं? जैसे लिंग, वचन, कारक। लिंग के कारण भी उसका रूप बदल जाता है, वचन परिवर्तन के कारण उसका रूप बदल जाता है, कारकों के प्रयोग के कारण रूप बदल जाता है। तो वो इसलिए वो उन नियमों में बन जाता है वह शब्द। जैसे शब्द रसगुल्ला। अब इस रसगुल्ला शब्द को हम वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर जैसे वाक्य दिया है, 6 रसगुल्ले खाकर
लेखक बीमार पड़ गए। तब क्षय के कारण उस रसगुल्ला शब्द रसगुल्ले बन गया, तो इस कारण ये अब पद कहलाएगा। वाक्य में इस ढंग से यह प्रयुक्त हुआ और इसको हम अब पद कहेंगे, शब्द नहीं कहेंगे। ऊपर लिखे वाक्य में रसगुल्ले शब्द के साथ अनेक व्याकरणिक नियम जुड़ गए हैं, तो उसके कारण आगे भी पूरे वाक्य में भी व्याकरण के नियमों का प्रयोग इसी भांति हुआ है। व्याकरणिक नियमों का परिचय या विवरण देना पद परिचय कहलाता है। परिचय मतलब ही होता है इंट्रोडक्शन, तो उस शब्द की पूरी व्याकरणिक जो इंट्रोडक्शन है, ग्रामेटिकली जो उसका इंट्रोडक्शन है वो देनी है कि एक शब्द आप कैसे देना है वो अभी बताते हैं। पद परिचय में पद का व्याकरणिक भेद, लिंग, वचन, कारक आदि का ही विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है कि वो जो शब्द है वो व्याकरण की दृष्टि से क्या कहलाएगा, उसका मतलब एक वचन है, बहुवचन है, लिंग है, उसका पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या उसका कारक क्या है। तो इन चीज़ों का ही उसमें उसका इनका वर्णन करके ही उसका परिचय दिया जाता है। तो अब जैसे ऊपर लिखे वाक्य में जो शब्द रसगुल्ले आया है उसका पद परिचय कैसे देंगे हम। रसगुल्ले जातिवाचक संज्ञा, बहुवचन, वाक्य में निश्चित संख्यावाचक विशेषण और पुल्लिंग है ये, और क्षय का विशेष्य। तो जो क्षय शब्द है उसका यह विशेष्य है। क्षय क्या है, रसगुल्ले। तो इसके आगे है, आपने क्या करना है, रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। तो यहाँ पर जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं उनका आपने परिचय देना है, पद परिचय। तो मैंने आगे लिखा जैसे, तो मैंने दो परिचय ही दिए हैं, स्पेस कम था। तो आप कैसे लिखेंगे इसका। मित्र पूछते, मित्र क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा और बहुवचन। अमृतधारा ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और एक वचन। डॉक्टर महोदय जातिवाचक संज्ञा एक वचन। मैंने कहा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मतलब सर्वनाम है और कौन सा है, पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक का भी जो उपभेद कौन सा है, उत्तम पुरुषवाचक, मतलब फर्स्ट पर्सन। तो आगे क्या है, एक वचन। इसके आगे अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। तो ये चार है, ये सब आपने लोअर क्लासेस में पढ़े हुए हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं, जल्दी से हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। वे जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, मतलब उनके रूप में परिवर्तन नहीं होता। संस्कृत के वर्ड्स को हम एज इट इज़ हिंदी में जब यूज़ करते हैं तो वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दंत, नयन, जिह्वा आदि, इनका प्रयोग भी हम हिंदी में करते हैं बिना चेंज किए। तो जब हम इस ढंग से संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब हम अधिकतर तत्सम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं अपनी भाषा में। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत शब्द थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो तद्भव मतलब जो उससे बने हों, उससे मतलब संस्कृत से बने हों। तत्सम का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ, मतलब उसके समान, मतलब किसके समान, संस्कृत के समान। तो तद्भव है जो उससे भव मतलब होना, जो उससे बने हैं, तो मतलब जो संस्कृत से बने हैं, थोड़ा बहुत जो उसका उसमें परिवर्तन लाकर। जैसे दंत का यहाँ पर दांत कर दिया, तो यहाँ पर आँख, वहाँ पे नयन था तो यहाँ पर आँख कहते हैं हम तद्भव में। जीवा को जीभ कहते हैं आदि। अब देशज, देशज शब्द क्या होते हैं, जो शब्द अपने देश की स्थानीय बोलियों, स्थानीय क्या होती है, लोकल जो डायलेक्ट्स होते हैं, डायलेक्ट्स में प्रयोग, मतलब लैंग्वेजेस जो आम बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं और हिंदी भाषा में उन्होंने अपना विशेष स्थान बना लिया है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे धरना दिया, कोच रहा, कौंच रहा, छाले पड़ गए, जनेऊ आदि। तो ये लोकल जो डायलेक्ट्स हैं, स्थानीय बोलियां हैं, उनमें से ये शब्द लिए गए, इसलिए इनको देशज कहते हैं। देश में, देश की भाषाओं से उत्पन्न जो वर्ड्स हैं। उसके आगे है विदेशी शब्द। तो विदेशी भाषाओं के संसर्ग से हिंदी भाषा में आए और प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे हंटले के बिस्कुट, यूडी क्लोन की शीशी, डॉक्टर, तशरीफ़, फैशन, जिक्र, गुफ्तगू आदि। तो ये उर्दू और अंग्रेज़ी, उर्दू फ़ारसी के वर्ड्स हैं। तो ये विदेशी भाषाओं से आने के कारण हमने हिंदी ने इन्हें अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि हम हिंदी में इन्हें प्रयोग करते हैं, पर इन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं।
तब आपने क्या करना है, नीचे लिखे शब्दों को उचित शीर्षक के नीचे लिखिए। तो यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिया है, तो आपको उनको अपने अलग अलग कैटेगरीज में रखना है कि कौन से तत्सम हैं, कौन से तद्भव और देशज और विदेशी शब्द। तो मैंने यहाँ पर इनको अलग किया है, आप यहाँ से देखकर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि तत्सम शब्द में कौन कौन से हैं, सूक्ष्म, महोदय, पत्रिका, चिकित्सा, कक्ष और कविराज। तद्भव में चारपाई, पक्का, उखड़वाना, वर्षगांठ। देशज, हट्टा कट्टा, मलाई, पिचकारी, दुपट्टा, कतर ब्योंत, बरौनी, चुड़ैल। तो विदेशी में रिफ्रेशमेंट, सिनेमा, खुराक, लीडर, होम्योपैथिक, फसाद, घड़ी साज, ऑपरेशन। तो इसके आगे आपका जो अंतिम प्रश्न है यहाँ पर वह है उचित स्थान पर अनुस्वार मतलब डॉट, अनुनासिक मतलब चंद्रबिंदु और नुक्ता मतलब जो पाँव में हम बिंदी लगाते हैं किसी लेटर के, तो वो लगाना है आपने, मतलब करेक्ट करना है इनको। तो अनुस्वार क्या होता है, जो बिंदी का प्रयोग हम पंचम वर्ण के स्थान पर करते हैं। तो हर पंक्ति में जो जैसे कवर्ग, चवर्ग, पवर्ग होते हैं, जो हमारे ये स्पर्श व्यंजन, उनकी जो पंचम वर्ण होता है, लास्ट लेटर जो होता है हर प्रत्येक लाइन में, तो उसके स्थान पर हम बिंदी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अपने उसके अकॉर्डिंगली अनुस्वार, जहाँ पे अनुस्वार चाहिए वहाँ पर अनुस्वार लगाना है। जहाँ पर अनुनासिक क्या होता है, चंद्रबिंदु। जब आवाज़ हमारे नाक और मुंह से एक साथ आती है उसको अनुनासिक कहते हैं। जैसे चांद बोलते समय आवाज़ जो है आ वाली आवाज़ नाक और मुंह से एक साथ आ रही है, तो इस वहाँ पे हम चंद्रबिंदु लगाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पर इनका प्रयोग करना है। तो जैसे 35, तो इसमें बिंदी का प्रयोग लगाया होगा यहाँ पर। तो गंभीर, इसमें भी बिंदी का प्रयोग होगा ग के ऊपर। पहुँच पर ह के ऊपर चंद्रबिंदु का प्रयोग होगा। दांत, इसमें जो है चंद्रबिंदु का प्रयोग होगा। नज़ाकत, ज के नीचे बिंदी का प्रयोग करके इसको ज बनाएंगे हम, इसको नुक्ता कहते हैं। मरीजों, जो मरीजों नहीं होता, मरीजों होता है, तो नीचे पहले नुक्ता भी लगाएंगे और ऊपर मात्रा के साथ बिंदी भी लगाएंगे। भांति, यहाँ पर चंद्रबिंदु लगेगा। सुइयाँ, यहाँ पे चंद्रबिंदु का प्रयोग होगा। रिफ्रेशमेंट, तो रिफ्रेश में पहले फ के नीचे भी बिंदी का प्रयोग लगेगा जिसको नुक्ता कहेंगे, और मेंट में म की जो मात्रा है एक ही उसके साथ बिंदी लगेगी। रसज्ञ रंजन, तो रंजन र के ऊपर बिंदी आएगी। मर्ज, इसके ज के पाँव में बिंदी आएगी, इसको नुक्ता कहेंगे। संक्रांति, स के ऊपर बिंदी आएगी और क्रांति में भी मात्रा के ऊपर बिंदी आएगी। रफू चक्कर, रफू में पहले फ के नीचे रफू में जस्ट फ के नीचे बिंदी आएगी, इसको नुक्ता कहेंगे। मिजाज, तो ज के जो दूसरा जो है उसके नीचे बिंदी लगाएंगे तो ज बन जाएगा। इंजेक्शन, तो इंजेक्शन में ई के ऊपर बिंदी आएगी। सो दैट्स इट. We'll meet next time with the next topic. Stay tuned and goodbye.